Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. तो I welcome you all for the today's session which is on credit rating agency. ठीक है, तो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास तो हो गई है। तो आपके करंट अफेयर्स में ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर एक न्यूज़ आई थी। तो मैंने सोचा उसके लिए एक अलग सा ही शॉर्ट सा सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज़ अगर उसको करंट अफेयर्स के सेशन में अगर एक्सप्लेन किया जाता तो वो सेशन बहुत ही लंबा हो जाता था। तो फॉर दैट मैटर अलग से ये सेशन आपके लिए अपलोड हो रहा है। ठीक है, अब पहले न्यूज़ क्या है हम उसको बाद में देखेंगे, पर पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन क्या है उससे रिलेटेड न्यूज़ हम उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं? CRA हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो CRAs इवैल्यूएट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्रेडिट वैल्यू कितनी है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो वो एजेंसीज इस बात को इवैल्यूएट करती हैं और उसके बेसिस पे रेटिंग्स देती हैं। ठीक है, वो कौन से रेटिंग्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट आप ब्रीफ में इतना समझ लो कि वो एग्जामिन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कितना क्रेडिट वर्दीनेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे भी हम फिर अब उनके रेटिंग से क्या होता है, ठीक है, जो रेटिंग होती है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमें अच्छा है, रिटर्न्स देगा या नहीं। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बेसिस के ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो इनकी रेटिंग दी जाती है। CRA का रोल क्या है? प्रोवाइड असेसमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स डिसीजन एंड फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी। तो जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में कौन सी हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो इनका नाम याद रख लीजिएगा आप। CRISIL यानी कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ICRA यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तीसरी है आपकी केयर जो कि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो कि फिच ग्रुप का है, और ब्रिक वर्क रेटिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आपको ऐसे कुछ नाम दिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के और आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, या फिर पूछेंगे विच आर द फॉलोइंग अमंग दिस आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो आप याद रखिएगा नेम्स को। ठीक है, अब फंक्शंस क्या हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के? असेस द क्रेडिट रिस्क। असेस करना इज इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना कि कितने रिस्की हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इवैल्यूएट द लाइकलीहुड ऑफ ए बोरोवर डिफॉल्टिंग। तो ये इवैल्यूएट करती है कि कोई भी बोरोवर अगर आपसे ले रहा है लोन या फिर आपके इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो डिफ़ॉल्ट करने के कितने चांसेस हैं, ये भी ये इवैल्यूएट करता है। डिफ़ॉल्ट इज़ वो पे ना करेगा, ऐसे करने की कितने चांसेस हैं वो भी इस बात को CRA असेस करता है। ठीक है, असाइन रेटिंग्स। तो वो रेटिंग्स जैसे मैंने आपको कहा कि ये रेटिंग्स को देता है, जैसे कि AAA या फिर सिर्फ BBB एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द रिस्क। तो जितनी जैसे जैसे रिस्क होती है वैसे वैसे ये रेटिंग्स आपको उसके हिसाब से दी जाती है। ठीक है, वी वोंट डेल्व डीपर इनटू दिस थिंग कि कौन सी रेटिंग किसको दी जाती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपके लिए नहीं है। दिस इज़ इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है, अगर आप चाहो तो सर्च करके आप पढ़ सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, सपोर्ट फाइनेंशियल मार्केट, एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टर इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट को एक तरीके से ये सपोर्ट भी करता है। ठीक है, अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने आपको फिर से कहा कि ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में। ठीक है, सही करेक्ट डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स। ठीक है, जितनी रेटिंग अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आपको क्या होगा, आपके शेयर्स की प्राइस आपकी अच्छी होगी, आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उतने ज़्यादा आपके लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से, और जितना कम मतलब वाइसा वर्सा, अगर रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो कोई ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी। ठीक है, और मार्केट स्टेबिलिटी एड्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल कितने रिस्की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिस्की हैं, तो ये
हमको बताते रहते हैं, तो इसके इसके ऊपर हम फिर डिसाइड करते हैं कि इस वक्त हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से वो मार्केट में स्टेबिलिटी भी बनाए रखते हैं। तो ये कुछ थे जो इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, ठीक है। ओके, अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन रेगुलेट करता है, कैसे इसका काम चलता है सीआरए का, हम इसे देखते हैं। तो रेगुलेटर जो है सेबी, तो सेबी जो है वो सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। गवर्न बाय सेबी, और किस एक्ट के तहत ये रेगुलेट करता है, सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999, तो इस एक्ट के तहत सेबी इनको रेगुलेट करता है, ठीक है। मस्ट अधेयर टू स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस, तो जो भी गाइडलाइंस सेबी देता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को मानना ही पड़ता है, ठीक है। अब रेटिंग का प्रोसेस क्या होता है, पहले कोई अगर कंपनी चाहती है कि कोई एक रेटिंग एजेंसी हमें रेट करे, तो क्या प्रोसेस होता है, पहले रिक्वेस्ट करना पड़ता है। कंपनी रिक्वेस्ट अ रेटिंग फ्रॉम अ सीआरए, तो जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आप चाहते हो कि आपको वो रेट करे, आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, कोई एक एप्लीकेशन होता है कि फिर आप सबमिट करते हो कि आप हमें रेट कीजिए, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, सीआरए गैदर्स फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा, तो आपकी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल डेटा है, आप कैसे ऑपरेट करते हो, वो सारी डेटा को वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपसे कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट करेगा तभी तो वो डेटा आपके रेटिंग दे पाएगा ना, है ना। फिर वो एनालाइज करता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, फिर डेटा के बेसिस पे वो एनालाइज करता है कि कितनी सही है, कितनी रिस्की है, क्या है ना। तो उसके बाद रेटिंग कमेटी, रेटिंग डिसाइडेड बाय द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, तो फिर एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बैठती हैं और वो कमेटी डिसाइड करती है कि इस एजेंसी को कितना रेट दिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डेटा उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। फिर वो रेटिंग को डिस्क्लोज करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट, वो पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं कि भाई हम इस कंपनी को ये रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है कि एक कंपनी को कैसे रेट किया जाता है, ठीक है। ओके, अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोसेस में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एजेंसीज आर पेड बाय द एंटिटीज दे रेट, ठीक है। अब देखो सपोज कोई एजेंसी है, सपोज केयर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि केयर हमें रेट करे, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज हमारा जो भी रेटिंग होगा उसके ऊपर हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, तो हम जो ये केयर रेटिंग एजेंसी है ना, हम इसे ही पैसे खिला देंगे कि भाई हमारी रेटिंग अच्छी कर देना, हम आपको इतने इतने रुपए दे देंगे। तो ऐसा भी कई बारी केसेस आए हैं सामने, तो ये एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है, सेबी के ऊपर कि इसको सॉल्व करना है। एक्यूरेसी, मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड अनबायास्ड रेटिंग्स, अनबायास्ड बिना किसी पक्षपात, बिना किसी इन्फ्लुएंस होके ये रेटिंग्स कई बारी नहीं दी जाती हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। और एक्यूरेट भी ज़्यादा नहीं होती हैं कई बार, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है इनके इसमें। रेगुलेटरी स्क्रूटनी, इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ इवॉल्विंग रेगुलेशंस, तो जो भी हर रोज़ एक एक नए नए रेगुलेशंस आते रहते हैं। हमारा मार्केट चेंजिंग मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, गवर्नमेंट नई सारी पॉलिसीज़ लाती हैं, तो उनको फॉलो करना भी इनके लिए कई बारी मुश्किल हो जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि ये फेस करते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। नेगेटिव रेटिंग्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कंपनीज बोरोइंग कैपेसिटी, अगर कोई भी एजेंसी आपको नेगेटिव वे पे रेट करती है, ठीक है, मतलब आपको ख़राब रेटिंग्स देती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी का, उस पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ही हैम्पर करेंगी, ठीक है। पॉजिटिव रेटिंग्स कैन रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव द मार्केट स्टैंडिंग, तो जैसे मैंने कहा कि अच्छी रेटिंग होगी तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कम रेटिंग देंगे तो आपकी जो वैल्यूएशन होगी वो कम होगी और लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, है ना। पीरियोडिक रिव्यूज़ एंश्योर रेटिंग्स रिमेन करंट एंड रेलेवेंट, तो अगर आप कंटिन्यू पीरियड पे हर 3 महीने 6 महीने में करते हो तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहती है। इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑल्सो रेट फॉरेन एंटिटीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी ये इंडिया के रेटिंग एजेंसीज हैं तो इंडिया के ही मार्केट्स ऑर्गेनाइजेशन को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करेंगी, ऐसा नहीं है। किसी और देश की ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी ये रेट कर सकती है, ठीक है। ओके, रिसेंट ट्रेंड्स देखे जाए इस सेक्टर में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के सेक्टर में, तो क्या हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि हम जानते ही हैं एआई का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो ये भी किया जा रहा है। रेगुलेटरी चैलेंजेस जो 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 मैंने आपको कहा, जो ये चैलेंजेस थे इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एडजस्टिंग टू इकोनॉमिक चेंजेस एंड मार्केट कंडीशन, जो जैसे जैसे नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं वैसे वैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपने आप को एडजस्ट करते हुए चल रही हैं। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं हम इसके बाद। जो न्यूज़ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर हम वो पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये न्यूज़ में क्यों आया है। ठीक है, क्रिटिकल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनके रेटिंग्स के बेसिस पे ही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। ठीक है, और ऑन गोइंग एवोल्यूशन, कंटिन्यूसली अडाप्ट कर रहा है जो भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में। तो जैसे जैसे न्यू पॉलिसीज़ आ रही हैं, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज खुद को ढाल ले रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा सार था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। ठीक है, अब न्यूज़ को हम पढ़ते हैं। तो सेबी ने इशू की हैं गाइडलाइंस टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो गाइडलाइंस जाहिर की हैं सीआरएस के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस जो कि रेटिंग करने का प्रोसेस है वो सही से कर पाएँ। ठीक है, These modifications will applicable with effect from August 1, 2024। तो 1 अगस्त 2024 से ये गाइडलाइंस आपकी एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, CRAs इन इंडिया रेगुलेटेड बाय सेबी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि CRAs को रेगुलेट सेबी करता है अंडर दिस एक्ट एंड अंडर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। तो सेबी एक्ट और ये एक्ट, दोनों एक्ट्स को मिला के CRAs को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, CRAs मस्ट कम्युनिकेट रेटिंग्स टू, अब क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से CRAs मस्ट कम्युनिकेट रेटिंग्स टू द कंपनीज विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ रेटिंग कमेटी मीटिंग। तो जैसे कि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था ना, पहले एप्लीकेशन देते हैं, फिर डेटा कलेक्ट होता है, फिर कमेटी आती है। तो जब कमेटी आपकी मीटिंग होगी, उसके मीटिंग के एक दिन बाद ही आपको जो भी आपका डिसीजन है वो कंपनी को बता देना है। ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय तक वो कंपनी को आप वेट में रखे रहोगे। ठीक है, उनको इंतज़ार नहीं करवाना है। जैसे ही आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई, एक दिन के अंदर यानी कि 24 आवर्स के अंदर आपको दे देनी है जवाब। ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है। ठीक है, कंपनीज हैव 3 वर्किंग डेज टू रिक्वेस्ट अ रिव्यू और अपील ऑफ द रेटिंग डिसीजन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कमेटी अपना डिसीजन और रेटिंग देती है, तो उसके 3 दिन तक का टाइम है कि कंपनी फिर से उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि हमारे हिसाब से आपने सही से एवेलुएट नहीं करना है और हमारी रेटिंग इससे अच्छी हो सकती थी, तो आप इसे फिर से रिव्यू कीजिए और हमें नई रेटिंग्स दे दीजिए। ऐसा अपील कर सकती है। और ये कब अपील कर सकती है? 3 दिनों के अंदर। जब भी कमेटी अपनी डिसीजन बता देगी, उसके 3 दिनों के अंदर ही CRA को ये करना होगा। ठीक है, 3 दिनों तक का टाइम है CRAs के पास। आई होप यू आर कनेक्टिंग कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। सेशन स्टार्ट से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, press releases on ratings must be disseminated on the CRA's website and notified to stock exchange or debenture trustees within 7 working days of the rating committee meeting। तो जब भी रेटिंग कमेटी मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा वो आपको आपके वेबसाइट पे वो अपलोड करना होगा, और जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं उन स्टॉक एक्सचेंजेस पे और डिबेंचर्स ट्रस्टीज़ को भी आपको नोटिफाई करना होगा कि भाई देखो हमारी ये रेटिंग्स हैं। ठीक है, 7 वर्किंग डेज़ में, जब भी आपकी मीटिंग वो ख़त्म होगी उसके 7 डेज़ में आपको ये काम करना है। ठीक है, CRAs must maintain records of disclosure for 10 years which can be shared with debenture trustees upon request। तो जो भी आपने रेटिंग दी है आपको, और आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं किसी भी कंपनी के, वो आपको 10 सालों तक संभाल के रखने हैं, ताकि अगर आपसे कोई डिबेंचर ट्रस्टी पूछे तो आप उसका रिप्लाई दे सको। तो मिनिमम आपको 10 साल तक तो रिकॉर्ड्स रखने ही हैं, उसके पहले आप वो रिकॉर्ड्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सेबी ने नोटिफाई किए हैं CRAs को फॉलो करने के लिए। ठीक है, सेबी का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो सेबी का भी कुछ स्टैटिक फैक्ट को जान लेते हैं और इस सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है, सेबी जो है वो अप्रैल 12, 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। जनवरी 30, 1992 को ये एक्वायर किया था इसने स्टैट्यूटरी स्टेटस, मतलब लीगल स्टेटस इसको 30 जनवरी 1992 में मिला था, पर ये इसका एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल 12, 1988 को हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर सेबी का मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके चेयरपर्सन जो हैं वो हैं मधवी पुरी बुच। ठीक है, तो ये इनका चेयरपर्सन का नाम है। ठीक है,
तो बस आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या हैं और उससे रिलेटेड अब क्या नए रूल्स आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो, और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन आता है वो भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।